हेलो बच्चों, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। बच्चों, मैं आपके लिए एक और नया सेशन लेके आया हूं केमिकल बॉन्डिंग का, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने जाएंगे डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। जैसा कि मैंने वीबीटी में आप लोगों को सिखाया कि हेड ऑन ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है और साइड वाइज या पैरेलल ओवरलैपिंग से हमेशा पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है? तो आज मैं उसी सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच का डिफरेंस दिखाने जाऊंगा, या उनके बीच में जो कुछ ऐसे पॉइंट्स जो उनमें क्लियर कट डिफरेंशिएशन कर देंगे वो डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चंस आ जाते हैं कि सिग्मा पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, कि पाई बॉन्ड सिग्मा से किस तरीके से डिफर करता है, XYZ और भी कंडीशन है। क्लियर है बच्चों? तो ध्यान से सुनना। और हाँ, साथ ही आज एक और छोटा सा टॉपिक बताऊंगा आपको, हाइब्रिडाइजेशन। पूरा कंप्लीट नहीं, उसका थोड़ा सा इंट्रो लेना है मुझे, उसको भी मैं इसी सेशन में कवर कर दूंगा। क्लियर है? तो शुरू कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ध्यान से सुनिएगा। देखो भाई, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अब जो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड बने हैं, अब उन दोनों के बीच में क्या क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, किस तरीके से ये बिहेव करता है और किस तरीके से ये बिहेव करता है, ये सारी चीजें देखेंगे। ये किस तरीके से या किस मदद से बनता है, ये कैसे बनता है, XYZ। ठीक है ना? तो पहला पॉइंट सुनना, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड का। क्लियर है? ये फॉर्म होते हैं एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग से। जैसा कि पहला पॉइंट है, बनते कैसे हैं जो मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, हेड ऑन या पैरेलल ओवरलैपिंग, सॉरी हेड ऑन या एक्सियल ओवरलैपिंग से। क्लियर है? पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है साइड वाइज या पैरेलल या लेटरल ओवरलैपिंग से। ये दोनों ओवरलैपिंग मैं जस्ट पिछले सेशन में सिखा चुका हूं। हेड ऑन, हेड टू हेड जब ओवरलैप करते हैं, सपोज करो ये दो फिंगर्स है मेरी, इनके हेड ये रहे, ये इस तरीके से जो ओवरलैपिंग होती है, दिस इज कॉल्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग। इसमें सिग्मा बॉन्ड बनता है। और ये दोनों पैरेलली आगे ओवरलैप करें, दिस इज कॉल्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग। इससे पाई बॉन्ड बनता है। ये वाला पॉइंट है। क्लियर है? तो बनते कैसे हैं समझ में आ गया होगा। सिग्मा बनता है एक्सियल या हेड ऑन से, पाई बनता है साइड वाइज पैरेलल या लेटरल ओवरलैपिंग से। क्लियर है? अब कौन सी ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करती हैं? एस ऑर्बिटल जहां पे भी आ जाए, आंख बंद करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगी। एस चाहे एस के साथ ओवरलैप करे, एस चाहे पी के साथ ओवरलैप करे। अगर एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व है ओवरलैपिंग करने में, तो डेफिनेटली सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। बता चुका हूं, जब भी एस ऑर्बिटल आ जाए, चाहे वो एस के साथ ही ओवरलैप क्यों ना करे, चाहे वो पी के साथ ही क्यों ना ओवरलैप करे, अगर एस ऑर्बिटल है तो वो सिग्मा बॉन्ड के अलावा कोई और बॉन्ड नहीं बना पाती। बात रही पी की, तो पी और पी ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड भी फॉर्म कर सकती हैं, उसी के साथ साथ पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन भी कर सकती हैं पी ऑर्बिटल्स। तो वही लिखा है। तो इसमें जो ऑर्बिटल्स आती हैं जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर सकती हैं, वो कौन है? एस और एस है, दूसरी एस और पी है, तीसरी पी और पी ऑर्बिटल्स। तो ये तीनों कंडीशन में आपको सिखा चुका हूं, एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग एंड पीपी ओवरलैपिंग में। क्लियर है? तो कौन सी ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ध्यान रखना, एस एंड पी ऑर्बिटल्स। अब बात आती है पाई बॉन्ड की। पाई बॉन्ड एस ऑर्बिटल बनाती है? नहीं बनाती। पाई बॉन्ड कौन कौन बनाते हैं? पी और डी ऑर्बिटल्स। कौन कौन बनाता है? पी और डी ऑर्बिटल। जब पी और पी ओवरलैप करती है तब बनता है पाई बॉन्ड, जब पी और डी ओवरलैप करते हैं तब बनता है पाई बॉन्ड, जब डी और डी ओवरलैप करते हैं तब भी बनता है पाई बॉन्ड। बस नाम बदल जाता है। इसको कहते हैं हम पी पाई पी पाई, इसको कह देते हैं हम पी पाई डी पाई, इसको कह देते हैं हम डी पाई डी पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड कौन कौन सी ऑर्बिटल कर रही है? पी और डी। चाहे पी पी के साथ ओवरलैप करे, चाहे पी डी के साथ ओवरलैप करे, चाहे डी दूसरी डी के साथ ओवरलैप करे। पाई बॉन्ड बनाने वाली ऑर्बिटल्स ये रही, सिग्मा बॉन्ड बनाने वाली ये रही। याद रखना है। तीसरा पॉइंट देखो, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मैक्सिमम। 50% तक पहुंच नहीं सकती, मैक्सिमम बोला जा रहा है, मतलब अपनी औकात से ज्यादा। इन शॉर्ट, जितना नॉर्मली ओवरलैप करना चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा। बट मैं पहले ही पॉइंट बता चुका हूं, ओवरलैपिंग 50% तक पहुंच ही नहीं सकती। 50% से कम ओवरलैपिंग होती है। किसी में 10%, किसी में 20%, किसी में 33%, किसी में 30%। तो अपनी अलग अलग क्राइटेरिया। क्लियर है? तो वही लिखा है। बट जब हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे तब मैं बता रहा हूं। ठीक है ना? द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मैक्सिमम, सो बॉन्ड फॉर्म्ड इज स्ट्रॉन्गर, दैट इज बॉन्ड एनर्जी इज मोर।
एंड बॉन्ड लेंथ इज लेस दस बॉन्ड इज स्टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी में सारी चीज लपेट दी मैंने। इस पॉइंट को समझ गया तो सब आ गया आपका। क्लियर है? सिग्मा और पाई बॉन्ड में मेन डिफरेंस देखो भाई, सिग्मा बॉन्ड जब भी बनता है हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, जिससे ओवरलैपिंग की एक्सटेंट ज्यादा होती है। पहले ही एक नोट पॉइंट है वीवीटी का कि ये ओवरलैपिंग 50% तक कभी नहीं पहुंच सकती, 50% से कम ही रहती है हमेशा ओवरलैपिंग। अब चलो कम भी रहती है, पर उनमें भी तो हम देख सकते हैं कि किसकी ओवरलैपिंग ज्यादा है, किसी की कम है। किसी में मान लो 10% ओवरलैपिंग है, किसी में मान लो 25% ओवरलैपिंग, तो डेफिनेटली 25% ओवरलैपिंग ज्यादा है 10% वाली से। अब उस ओवरलैपिंग से फर्क क्या पड़ेगा, तो वही लिखा है सिग्मा बॉन्ड एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मैक्सिमम। किस केस में? सिग्मा बॉन्ड के। क्लियर है? तो जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा? स्ट्रॉन्गर होगा। दूसरा, उसकी बॉन्ड एनर्जी कैसी होगी? ज्यादा होगी। तीसरा, उसकी बॉन्ड लेंथ कैसी होगी? छोटी होगी। चौथा, वो बॉन्ड कैसा होगा? स्टेबल होगा। तो एक ही पॉइंट में 4 कैरेक्टर बता दिए बॉन्ड के मैंने। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या क्या चीजें बताती हैं? सबसे पहली बात, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। दूसरी बात, उसकी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है बॉन्ड, तो डेफिनेटली बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। तीसरी बात, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, और बॉन्ड लेंथ कम है तो ओवरऑल सम मतलब बॉन्ड कैसा है? एक स्टेबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है। कैसा बॉन्ड है वो? एक स्टेबल बॉन्ड है। क्लियर है? तो ये सारे कैरेक्टर्स पता लग जाते हैं ओवरलैपिंग के बेसिस पे। तो सिग्मा बॉन्ड में ये सारे कैरेक्टर्स हैं। अब वहीं पे मैं पाई बॉन्ड में आ रहा हूं, तो डेफिनेटली एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होता है। तो उसी के ऑपोजिट एक तरीके से, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज लेस, तो क्या क्या चीज होगी? बॉन्ड कैसा बनेगा? वीक, तो बॉन्ड फॉर्म्ड इज वीकर। बॉन्ड एनर्जी कैसी होगी? कम। डेफिनेटली जब बॉन्ड वीक है तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? कम। अब बॉन्ड एनर्जी कम है तो बॉन्ड लेंथ कैसी होगी? ज्यादा। क्लियर है? और बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा है तो बॉन्ड कैसा? नॉट स्टेबल, मतलब इसके कंपैरिजन में कम स्टेबल या लेस स्टेबल लिख सकते हो आप। क्लियर है? इसमें लिख दे बॉन्ड इज स्टेबल, इसमें लिख दे बॉन्ड इज लेस स्टेबल लिख लेना, अगर किसी को अटपटा लगता है नॉट स्टेबल लिखना। क्लियर है? बट पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से अनस्टेबल होता है या लेस स्टेबल होता है या नॉन स्टेबल होता है। क्लियर है? तो जल्दी टूटते हैं। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, उसमें बहुत ज्यादा सारी रिएक्शंस में पाई बॉन्ड बहुत जल्दी टूट जाता है इन कंपैरिजन टू सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है? हमेशा ही टूटता है। क्लियर है? हाँ या ना? रीजन दोनों आपके सामने है। एक और पॉइंट देखो, अब बॉन्ड एनर्जी कैसी बोली मैंने इसकी? ज्यादा। जनरली वैल्यू लिखा देता हूं एक ऑन एन एवरेज। जनरली सिग्मा बॉन्ड जितने भी मिलते हैं उनकी वैल्यू 80 किलो कैलोरी पर मोल के बराबर या उससे ज्यादा होती है। क्या बोला मैंने? जो सिग्मा बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एनर्जी जनरली, ज्यादातर हमें यही केस मिले हैं, उनकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो 80 किलो कैलोरी पर मोल से बराबर भी होती है या उससे ज्यादा भी हो जाती है। तो सिग्मा बॉन्ड जो फॉर्म होता है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी की ऑन एन एवरेज जो वैल्यू है, मिनिमम बता दी है उसने, मैक्सिमम अब बढ़ाते चले जाओ। मिनिमम कम से कम 80, नहीं तो उससे ज्यादा। क्लियर है? किलो कैलोरी पर मोल में। इसी तरीके से पाई बॉन्ड की कितनी है? पाई बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी बताइए, कम से कम 65 किलो कैलोरी पर मोल और उससे ज्यादा। क्लियर है? तो डेफिनेटली इससे कम है। आगे बढ़ू, एक और सुनो। ओनली वन सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म बिटवीन टू एटम्स। कभी भी कोई भी दो एटम है तो उनके बीच में एक ही धागा जोड़ा जा सकता है सिग्मा का। सिग्मा बॉन्ड जब भी कभी बनता है तो दो एटम के बीच में एक से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर दो एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनता है तो एक सिग्मा बॉन्ड ही पॉसिबल है दो एटम्स के बीच में। एक से ज्यादा कभी भी सिग्मा बॉन्ड नहीं बन सकते दो एटम, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक सिग्मा बॉन्ड से। अब आप कहोगे सर ऑक्सीजन ऑक्सीजन में तो डबल बॉन्ड मिलता है, तो भाई वो दोनों बॉन्ड सिग्मा थोड़ी है, वो एक बॉन्ड सिग्मा है तो दूसरा पाई है। सिखा चुका हूं ओवरलैपिंग में। क्लियर है? तो वही मैं बात कर रहा हूं, सिग्मा बॉन्ड अगर दो एटम है तो उनमें केवल एक ही सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो वही लिखा है ओनली वन सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स। कोई भी दो एटम है उनमें केवल एक ही सिग्मा बॉन्ड पॉसिबल है, उसके आगे और सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेंगे, भले ही पाई बन जाए कोई दिक्कत नहीं है। वही लिखा है वन और टू पाई बॉन्ड्स कैन बी फॉर्म बिटवीन टू एटम्स। अब पाई बॉन्ड के लिए भी कंडीशन है, एक हो सकता है या दो। अब तीन पाई बॉन्ड तो देखे नहीं जाते। क्लियर है? जब भी दो एटम है तो उनमें एक पाई बॉन्ड या दो पाई बॉन्ड देखने को मिलते हैं। क्लियर है? एक या दो पाई बॉन्ड देखने को मिलते हैं, जैसे O2 में एक पाई बॉन्ड दिख गया, N2 में दो पाई बॉन्ड मिल गए।
क्लियर है। तो यहाँ पे दो बॉन्ड है ना ओ और ओ के बीच में, तो उसमें से पहला वाला तो कौन होगा, सिग्मा, और दूसरा वाला कौन सा होगा, पाई। इसी तरीके एन और एन के बीच में तीन बॉन्ड है ना, तो पहला वाला हमेशा सिग्मा होता ही होता है। पाई बॉन्ड एक, अभी इसके लिए एक पॉइंट और है, पाई बॉन्ड तभी बनेगा जब पहले उन दोनों एटम ने सिग्मा बॉन्ड बना लिया होगा। पाई बॉन्ड तभी बनेगा जब उन दोनों एटम ने पहले सिग्मा बॉन्ड बना लिया होगा। तो भले ही वो कह रहा है कि दो एटम के बीच में एक या दो पाई बॉन्ड हो सकते हैं, बट तब होंगे जब सिग्मा बॉन्ड उन दोनों के बीच में पहले से बना हुआ होगा। तो एक या दो पाई बॉन्ड कब आएगा, जब उन दोनों एटम के बीच में पहले ही एक सिग्मा बॉन्ड बन चुका होगा। तो वही लिखा है मैंने। तो सिग्मा बॉन्ड की बात आती है तो दो एटम के बीच में केवल एक ही बनेगा। वहीं पे पाई की बात आती है, वो एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं, कंडीशन पे डिपेंड करेगा। एक और बात सुन, वही पॉइंट आ रहा है, ठीक है ना। सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड अलोन। सिग्मा बॉन्ड को किसी और दूसरे की जरूरत नहीं है, पर पाई बॉन्ड को है। सिग्मा बॉन्ड किसी पे डिपेंड नहीं है, दो एटम आए बना लिया बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। सिग्मा बॉन्ड किसी दूसरे का इंतजार नहीं करता, तो वही लिखा, सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड अलोन। सिग्मा बॉन्ड को कोई टेंशन नहीं है, वो तो बना ही लेगा अगर दो एटम, जैसे H2 हो गया, Cl, HCl हो गया, CH4 हो गया, सब क्या है, सिग्मा बॉन्ड। इसे कोई दूसरे बॉन्ड की जरूरत नहीं है, ये अकेला बन सकता है। अगर सिग्मा बॉन्ड बन गया अच्छी बात है, वो जुड़ गए एटम। अब पाई बनाओ चाहे मत बनाओ, वो कंडीशन डिपेंड करेगी मॉलिक्यूल की कि बनना चाहिए पाई बॉन्ड या नहीं बनना चाहिए, या कैसा फॉर्मूला है, क्या कि फलाना फलाना, बहुत सारे केसेस होते हैं। क्लियर है। तो सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या कंडीशन है, वो अकेला रह सकता है, उसे किसी दूसरे बॉन्ड की जरूरत नहीं है। वो अगर बन गया कोई दिक्कत नहीं, आराम से मॉलिक्यूल बन गया। वहीं पे अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें तो वो केवल तभी बनेगा जब सिग्मा बॉन्ड पहले बन चुका होगा। तो पाई बॉन्ड डिपेंड रहता है सिग्मा बॉन्ड पे। पाई बॉन्ड तभी बन पाएगा किन्हीं दो एटम के बीच में जब उन दोनों एटम के बीच में पहले से सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो पाई बॉन्ड इज डिपेंडेंट ऑन सिग्मा बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड तभी बनेगा किसी दो एटम के बीच में जब उन दोनों एटम के बीच में पहले से ही एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो तब। बट सिग्मा बॉन्ड किसी और दूसरे बॉन्ड का मुंह नहीं देखता कि ये बनेगा तब मैं बनूंगा, वो पहले बन जाता है। एटम आए बॉन्ड बन गया तो सिग्मा बन गया मतलब। तो सबसे पहला बॉन्ड जो बनता है कभी भी दो एटम के बीच में वो होता है सिग्मा, उसके बाद बनते हैं पाई। तो सबसे पहला जो बॉन्ड बनता है कभी भी दो एटम के बीच में वो होता है सिग्मा, उसके बाद पाई बॉन्ड बनते हैं, कोई टेंशन नहीं। क्लियर है। आगे सुनना, रोटेशन की बात आती है, ये सबसे अच्छा टॉपिक पढ़ाऊंगा, आइसोमेरिज्म में यूज होता है डबल बॉन्ड का। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वर्ड मैं वहां पे भी यूज करूंगा, अभी बस समझ लो। रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल, सीधी बात है, ये एक्सेल है जुड़ गया, अब दोनों पहिए घूम सकते हैं आराम से। सीधी बात है, आपका जो गाड़ी का टायर है वो एक एक्सेल पे लगे होते हैं, एक इधर से रॉड डली होती है, इधर से उस पे घूमते हैं। क्लियर है। इसी तरीके से अगर यही मैं दो रॉड कर दूं तो अब घूम पाएगा क्या। अब एक्सेल मान ले एक रॉड से नहीं बनना, दो रॉड से बना है। अब यहाँ पे पहिया आपका व्हील है, एक यहाँ पे व्हील है, अब घूम पाएगा क्या। तो ये थोड़ी ये दोनों साथ में घूमेंगे, बिल्कुल नहीं। ये फिर एक ऐसा लगेगा फंस गए दोनों एक्सेल। तो अब आपका पहिया या आपका गाड़ी का व्हील घूम पाएगा, बिल्कुल नहीं। एक एक्सेल होती तो घूम जाता। तो सिग्मा बॉन्ड तो भाई ये है, पाई बॉन्ड क्या है, ये कंडीशन है, बॉन्डिंग दिखाई थी मैंने, तो वही बोल रहा हूँ। रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल बट रोटेशन अबाउट पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल, दैट इज रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्योंकि पाई बॉन्ड इस तरीके से बनता है, दो लोब्स की ओवरलैपिंग होती है, तो कुछ इस तरीके से बनाते हैं हम पाई बॉन्ड। एक ऊपर से ज्वाइनिंग दिखाते हैं, एक नीचे से ज्वाइनिंग, क्योंकि वो ऑर्बिटल जो है वो दोनों तरफ से, ऊपर से भी ऊपर वाले लोब भी ओवरलैप करते हैं और नीचे वाले भले ही वो टच करते हैं पर ओवरलैप तो करते हैं थोड़े बहुत। क्लियर है। तो पाई बॉन्ड ऐसा समझ लो आप दो रॉड के हिसाब से है कि एक रॉड ऊपर वाली एक रॉड नीचे, तो ये मिलके एक, ये मत करना डबल बॉन्ड वाला हिसाब कि एक सिग्मा बोल लो एक पाई, ये वो वाली कंडीशन नहीं बता रहा मैं, केवल ये ऑर्बिटल वाली कंडीशन बता रहा हूँ। एक ये दिखा दिया, एक ये दिखा दिया, ये ऊपर के लोब की शेयरिंग की वजह से बना, ये नीचे, बट होता ये एक ही बॉन्ड है। आप ये मत समझना कि दो बॉन्ड है, होता ये एक ही बॉन्ड है। क्लियर है। तो एक ये रहा, एक ये रहा, इस तरीके से मान लो। अब आप घुमाओगे व्हील को तो घूम पाएगा क्या, नहीं घूम पाएगा। तो उसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, रिस्ट्रिक्टेड। ये दोनों बॉन्ड एक तरीके से अंटे कह देते हैं हम लोग हिंदी में, अंटा हो जाएगा। क्लियर है। जब आप इसे घुमाने की कोशिश करोगे, इसको पकड़ो ना यहाँ से, इसको पकड़ना यहाँ से, जब आप इसको घुमाओगे तो वो इस तरीके से रोटेट होके एक दूसरे में जब तक टूटेंगे नहीं तब तक नहीं घूमेगा। तो इसीलिए बोला गया है पाई बॉन्ड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मिलती है और सिग्मा बॉन्ड ये अकेला है भाई, एक व्हील इधर लगा दे, एक व्हील बराबर घूमेंगे, कोई टेंशन नहीं है। बट यही दो अगर एक्सेस हो जाती जैसे कि हमें पाई में देखने को मिलता है,
तो वहां पे रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो वही लिखा है, रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल एंड रोटेशन अबाउट पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल, दैट इज रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ये रोटेशन एक बहुत फायदे की है, जो चीज मैं डिस्कस करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आइसोमेरिज्म जब पढ़ाऊंगा तब। अभी बस समझ गए होंगे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। व्हील से समझो, 2 व्हील है गाड़ी के, उनको मैंने 2 रॉड से कनेक्ट किया, तब घुमाने की कोशिश करो, नहीं घूमेंगे। अब उन्हीं दोनों व्हील को एक रॉड से कनेक्ट किया तब घूम जाएंगे। क्लियर है? तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिखाऊंगा आइसोमेरिज्म में कि क्यों या इस पे कैसे डिपेंड करती है आइसोमेरिज्म, बहुत सारा मजा आएगा उसमें भी। ठीक है ना? तो सिग्मा बॉन्ड क्या, उसके अबाउट रोटेशन कैसी है? फ्री है। पाई बॉन्ड के अबाउट रोटेशन फ्री नहीं है। तो ये 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट सिग्मा एंड पाई। ये 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। बहुत बेसिक से हैं, इजी से हैं, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आए होंगे। डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूँ समझ में जरूर आया होगा सिग्मा और पाई बॉन्ड का डिफरेंस। क्लियर है? आगे बढ़ूँ, आगे सुनना। तो ये 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट करके याद रखने हैं। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। चले आगे। अब बात करते हैं हम लोग, काउंटिंग करना है हमें। कंपाउंड या मॉलिक्यूल बता देगा वो, उसमें आपको कैलकुलेट करने हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड कि कितने सिग्मा होंगे या कितने पाई। बच्चों वाले क्वेश्चन है, एक बार सुन लोगे आ जाएगा, अपने आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना? सुनना जरा। 3 कंडीशन याद रखो, खत्म बात, आंसर निकल जाएगा। क्या? अगर सिंगल बॉन्ड है किसी दो एटम के बीच में, तो उसमें एक सिग्मा मिलेगा। अगर कोई 2 एटम है उनके बीच में सिंगल बॉन्ड मिल रहा है, जैसे एक एग्जांपल के साथ लेके चल रहा हूँ H और H, तो इसमें केवल सिग्मा बॉन्ड है। अगर किसी 2 एटम के बीच में डबल बॉन्ड मिलता है, जैसे कि ऑक्सीजन, 1 और 1, क्लियर है, तो इसमें एक सिग्मा होगा और दूसरा पाई होगा। अगर किन्हीं 2 एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मिलते हैं, क्या मिलते हैं? किन्हीं 2 एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, जैसे नाइट्रोजन है, तो इसमें पहला तो सिग्मा होगा और बाकी के दोनों क्या होंगे? पाई होंगे। तो ये कंडीशन याद रखनी है आपको। तो सिंगल बॉन्ड 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा 2 पाई। तो कोई भी मॉलिक्यूल दूंगा उसमें आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। जैसा कि एक एग्जांपल है C2H2, एल्काइन है भाई, 2 कार्बन का, C2H2 एल्काइन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर है? अब इस मॉलिक्यूल में पूछ रहा है कितने सिग्मा और कितने पाई है, कैलकुलेट करो। 1 सिग्मा तो इन दोनों के बीच में, 1 सिग्मा इन दोनों के बीच में, 1 सिग्मा इन दोनों के बीच में, तो सिग्मा तो कितने हो गए? 3। सिग्मा कितने हो गए? 3। अब पाई आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई होते हैं? तो 2। तो 2 पाई और 3 सिग्मा पूरे मॉलिक्यूल में, 2 पाई और 3 सिग्मा पूरे मॉलिक्यूल में। तो 1 सिग्मा C और H के बीच में, दूसरा सिग्मा इन दोनों C के बीच में, तीसरा सिग्मा इस C और H के बीच में। तो इस मॉलिक्यूल में 3 सिग्मा है और 2 पाई बॉन्ड है। क्या है? 3 तो सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है जो ट्रिपल बॉन्ड में दिख रहे होंगे। क्लियर है? इसी तरीके से एक और ध्यान से देखो, C2CN का होल 4, C2CN का होल 4 बनाओ भाई। एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन डबल बॉन्ड से जोड़ दिया, एक CN इधर, एक CN इधर, एक CN इधर और एक CN इधर। अब इसमें पूछना है कितने सिग्मा और कितने पाई। सिग्मा गिनो, 1 सिग्मा इधर इन दोनों के बीच में, दूसरा सिग्मा इन दोनों के बीच में, तीसरा सिग्मा इन दोनों के बीच में, चौथा सिग्मा इन दोनों के बीच में, 5वां सिग्मा इन दोनों के बीच में। अब और कौन रहेगा? ये रह गए। 6th सिग्मा इन दोनों के बीच में, 7th सिग्मा इन दोनों के बीच में, 8th सिग्मा इन दोनों के बीच में, 9th सिग्मा इन दोनों के बीच में। तो सिग्मा तो कितने हो गए? 9। अब पाई बॉन्ड की बात रही, तो 2 पाई बॉन्ड तो यहाँ दिखेंगे आपको इस वाली कंडीशन में, 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे दिखेंगे आपको, 2 पाई बॉन्ड यहाँ दिखेंगे आपको, 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे। तो 2 4 जा 8 और 1 पाई बॉन्ड ये रहा, तो 9 पाई है और 9 सिग्मा है। क्वेश्चन आया हुआ है आपके नीट का। क्लियर है? C2CN का होल 4 में कितने सिग्मा और कितने पाई होते हैं? 9 ही सिग्मा होते हैं उसके अंदर और 9 ही पाई बॉन्ड होते हैं, इसीलिए आया है क्वेश्चन। क्लियर है? बेसिक से कंडीशन है, काउंट करना था स्ट्रक्चर बना के बस। क्लियर है? अब एक बात आपको समझ में आ रही होगी, एक ट्रिक बता देता हूँ आपको। ऐसे सिग्मा एक एक करके काउंट नहीं करने पड़ेंगे। जैसे मैं एटम्स गिना रहा हूँ ना कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर ले, ट्रिक याद कर ले या फॉर्मूला जो भी का हुआ, मैं तो फॉर्मूला ही कहता हूँ, उस हो गई एक ट्रिक। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन ओपन चेन, ये चेन कैसी है? ओपन है, कहीं से क्लोज तो है नहीं, कोई सर्कुलर या साइक्लिक चेन तो है नहीं, ओपन चेन है। तो इसमें जो सिग्मा बॉन्ड का नंबर हो गया, इनके अंदर जितने भी आइटम है वो लिखो
उसमें से एक माइनस कर दो, सीधी बात है। अगर आप रस्सियों के, अगर मैं आपको टुकड़े दे दूं, नॉर्मल प्रैक्टिकल चीज अपनाओ, आपको छोटी छोटी रस्सियों को मैं टुकड़े दे दूं, सपोज करो मैंने आपको 10 टुकड़े दिए रस्सी के, अब उन 10 टुकड़ों को आपको ज्वाइन करना है। टुकड़े मतलब पीसेस, इतना तो समझ रहे होंगे। उन 10 पीसेस को आपको ज्वाइन करके नॉट बांध के एक पूरी रोप बनानी है, और ए साइक्लिक होनी चाहिए, साइक्लिक नहीं बनानी, ए साइक्लिक रोप बनानी है। डेफिनेटली आपको दिख जाएगा, उसमें 9 नॉट्स दिखेंगी। आपको कितनी बार रोप बांधनी पड़ेगी? 9 टाइम्स बांधनी पड़ेगी 10 पीसेस को ज्वाइन करने के लिए। जब भी आप एक पूरी रोप बनाओगे उससे, उन 10 पीसेस से, तो आपको 9 नॉट्स बनानी पड़ेगी, तब जाके वो 10 पीसेस ज्वाइन होंगे। क्लियर है? तब जाके वो 10 पीसेस ज्वाइन होंगे। तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कुछ नहीं करना आपको। सिग्मा बॉन्ड एक तरीके की नॉट तरीके की मान लो, तो इसमें जो सिग्मा बॉन्ड का नंबर होगा वो एटम्स का नंबर लिखो, उसमें से एक माइनस कर दो, तो वो आ जाएगा सिग्मा का नंबर। बिल्कुल ये एटम्स मान लो रोप के पीसेस हैं जिनको आप ज्वाइन करके एक पूरी रोप बना रहे हो। अब उसकी ब्रांचेस निकल रही है, वो अलग अलग कंडीशन। क्लियर है? उससे आप एक पूरी रोप, पर शर्त क्या है? ए साइक्लिक कंपाउंड होने चाहिए। कैसे? साइक्लिक कंपाउंड्स नहीं होने चाहिए, तभी ये वाला रूल फॉलो होगा कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट -1। बिल्कुल सिमिलर कंडीशन रोप वाली कंडीशन। अब मैं आपसे बोल रहा हूं इस रोप को ओपन मत रखो, तो इन दोनों के जो लास्ट के एंड है उन दोनों को भी लेके नॉट मार दो। जो 10 पीसेस ज्वाइन कराए हैं, अभी तो मैंने बोला दोनों एंड फ्री होने चाहिए, एक राइट वाला एक लेफ्ट वाला। अब मैं बोल रहा हूं दोनों एंड को फ्री मत करो, ज्वाइन कर दो, एक और नॉट मार दो, एक और नॉट मार दो, तो अब वो एक पूरी साइकिल बन गई। तो एक पूरी साइकिल बन गई तो फॉर्मूला बदल जाएगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन अ साइक्लिक चेन या क्लोज्ड चेन बराबर नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। तो फॉर्मूला बदल जाता है, बस इतना याद रखना है। ओपन चेन में क्या है? एटम्स का संख्या गिनो, एक घटा दो। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप 10 पीसेस ऑफ रोप्स को ज्वाइन करके एक पूरा कंप्लीट पीस बनाओगे। अब वहीं पे अगर मैं साइक्लिक चेन की बात करूं तो फॉर्मूला ये रहा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन अ डबल रिंग स्ट्रक्चर, सॉरी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन अ साइक्लिक चेन या क्लोज चेन बराबर नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट, बराबर नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। जैसा कि एक एग्जांपल बना रखा है मैंने, बेंजीन मेरा फेवरेट, आपका नहीं होगा मुझे पता है, बट फेवरेट मेरा है। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है बच्चों? बेंजीन का स्ट्रक्चर है। इसमें पूछा जा रहा है कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, काउंट करो। इसमें पूछा जा रहा है कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, काउंट करो। अब आप पूछोगे सर साइक्लिक चेन है इसमें, बिल्कुल है, ये रही। अब आप पूछोगे सर इसमें ये भी तो बॉन्ड है, बिल्कुल, इनको भी काउंट करना पड़ेगा, पर वो अलग से काउंट कर लेना क्योंकि ये तो अलग अलग ब्रांचेस निकल रही। क्लियर है? बट मेन जो साइक्लिक चेन है उसके अगर आप बॉन्ड की बात करें तो वो इजीली निकल सकते हैं। कैसे निकालोगे? देखो, नंबर ऑफ एटम्स काउंट करो, छोड़ो उनको भी एक्स्ट्रा में मत गिनो, टोटल नंबर ऑफ एटम्स काउंट करो, जितने भी एटम है। कौन है? 6 तो कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन। और कैसी चेन है? क्लोज चेन। कैसी चेन है? क्लोज चेन, दिख रही होगी। तो डेफिनेटली इसमें 12 एटम है तो 12 ही सिग्मा बॉन्ड होंगे। डेफिनेटली काउंट करा देता हूं, एक सिग्मा बॉन्ड, पहले बाहर वाले गिन लो, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, चौथा, पांचवा एंड 6th। क्लियर है? 6 सिग्मा बॉन्ड दिख गए। अगला देखियो, 7th, 8th सिग्मा बॉन्ड, 9th, 10th, 11th एंड 12th। तो 12 सिग्मा बॉन्ड दिख गए होंगे, उम्मीद कर रहा हूं। क्लियर है? और वहीं पे अगर मैं पाई बॉन्ड की बात करूं, की बात करूं तो दिख गए होंगे, एक पाई बॉन्ड ये रहा, एक पाई बॉन्ड ये रहा, एक पाई बॉन्ड ये रहा। तो 12 सिग्मा 3 पाई की कंडीशन है, 12 सिग्मा और 3 पाई की कंडीशन है। कितने सिग्मा बच्चों? 12 सिग्मा और 3 पाई की कंडीशन फॉलो होती है बेंजीन में। क्लियर है? तो कोई भी साइक्लिक चेन हो पर एक साइकिल होनी चाहिए, एक ही साइक्लिक चेन होनी चाहिए। क्लियर है? तो उसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड उन एटम्स के बराबर होंगे कि उस कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो साइक्लिक चेन में अगर आपको पता लगाना है सिग्मा बॉन्ड, तो साइक्लिक चेन में आने वाले नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट कर लेना, वही नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखो, जैसे कि अब मैं कंडीशन दे रहा हूं आपको, फॉर्मूला ही बना के दे देता हूं, है ना। ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, ध्यान से देख लो, इसको हम कहते हैं साइक्लोब्यूटेन। क्या बोलते हैं? साइक्लोब्यूटेन। अब मैं पूछूं आपसे कितने सिग्मा बॉन्ड है, एटम्स काउंट करो, बॉन्ड मत गिनो।
कितने आइटम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो डेफिनेटली 12 सिग्मा बॉन्ड होंगे। क्लियर है? साइक्लिक का जहां पर भी केस आए, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन केस ऑफ अ साइक्लिक चेन। अगर कोई साइक्लिक चेन का केस आता है तो उसमें उस साइक्लिक चेन के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स है वो ही उसके सिग्मा बॉन्ड को डिनोट करता है। दैट्स इट, बच्चों वाली चीजें। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लो भाई, खुश रहो। साइक्लोपेंटेन, कौन सा पेंटेन? ऑर्गेनिक में आते हैं बहुत सारी चीजें, मजा आएगा बहुत पढ़ाने में, और आपको पढ़ने में तो बहुत ही ज्यादा आएगा, मैं गारंटी देता हूं। क्लियर है? तो ये कौन है? साइक्लोपेंटेन है भाई। मकड़ी जैसा लग रहा है पर है नहीं मकड़ा। क्लियर है? तो ध्यान से सुनना, साइक्लोपेंटेन है। ठीक है ना? एटम्स काउंट करो, देखो भाई 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं, कार्बन कार्बन गिनते हैं फिर हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5, 5 तो कंफर्म हो गए। आगे के सुनना, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, वापस से काउंटिंग कर लेते हैं, मेरे को लग रहा है गड़बड़ है। 1 2 3 4 5, नहीं है गड़बड़, 5 एटम ये रहे, बाकी गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 और 5 15, तो डेफिनेटली इसके अंदर 15 सिग्मा बॉन्ड होंगे। वो आपके साथ क्या चतुराई करेगा वो भी मैं दिखाता हूं। यहां पे तो मैंने आपको ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना के दिखा दिए, वो आपके साथ क्या खेल खेलेगा वो मैं दिखा दे रहा हूं। वो आपको हाइड्रोजन अलग से बना के दिखाएगा ही नहीं, वो कुछ इस तरीके से फॉर्मूला लिखेगा। वो देखना चाहेगा बच्चों कि कुछ आपने मेहनत करी है कि ऐसे ही आ गए हैं। सुबह उठे, आंख मुंह धोया, उठ के पेपर देने चले गए, तो वो चेक करना चाह रहा है मास्टर कि आपको ये बॉन्ड ओपन करने आते हैं, या आपने ढंग से सुना था क्लास में कि कंसंट्रेशन था क्या बोर्ड पे आपका, क्योंकि आपके सर ने बिल्कुल बताया, बिल्कुल बता रहा हूं मैं। ठीक है ना? वो क्या चतुराई करेगा, वो इस तरीके से लिख के देगा। तो हाइड्रोजन को भूल मत जाना, पता लगी हाइड्रोजन गिन ही नहीं रहे हैं। क्लियर है? होते हैं, मैंने बहुत देखे हैं बच्चे तो जल्दीबाजी में कर देते हैं गलतियां, बट ऐसी छोटी मिस्टेक हो रही है आपसे तो डेफिनेटली सिलेक्शन से दूर जा रहे हो आप। क्योंकि बच्चों पेपर में टफ क्वेश्चन गलत हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, बट आप अगर इजी क्वेश्चंस गलत करके आ रहे हो तो डेफिनेटली सिलेक्शन रुक जाएगा। क्योंकि पेपर में कभी भी टफ क्वेश्चन सिलेक्शन नहीं कराते, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं एवरेज बच्चों के हिसाब से, जो नॉर्मली हर कोई सॉल्व कर सकता है अगर उसने क्लास में कंसंट्रेशन प्रॉपर तरीके से दिया होगा। क्लियर है? हाँ या ना? तो इस टाइप की छोटी छोटी मिस्टेक्स होने की यहाँ पे गुंजाइश नहीं है, तो इस तरीके की छोटी छोटी गलतियां मत करना, क्योंकि इन्हीं चीजों पे ही गौर करना है आपको। ये 11th 12th और जो रिपीटर बच्चे हैं वो लोग, ये टाइम आपको इसीलिए दिया गया है कि आप लोग अपनी ये छोटी छोटी गलतियां ना करें, क्योंकि आप आगे जाके डॉक्टर या इंजीनियर बनोगे। बिल्डिंग बनाते टाइम आपने थोड़ा ऐसी जाते, कोई इंजीनियर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, थोड़ी बहुत गलतियां छोड़ दी तो भाई ढह जाएगी। तो वो अभी से आप लोगों को ट्रेन करना चाह रहे हैं, जरूरी नहीं बिल्डिंग, और भी चीजें होती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह XYZ बहुत ब्रांचेस हैं। तो ये आपका जो टाइम पीरियड है 11th 12th का, ये गलतियों को आपको दिखा रहा है कि आप कहाँ कहाँ पे पॉइंट में लैग करते हो, कहाँ कहाँ पे आप छोटी छोटी बारीकियों पे गौर नहीं करते हो। तो ये टाइम पीरियड और कुछ नहीं सिखा रहा आपको, बस यही चीज सिखा रहा है, इसी की ट्रेनिंग मिल रही है 11th 12th में। वो पेपर आपका बस यही चेक करना चाह रहा है कि आप छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान देते हो या नहीं, या फिर आंख बंद करके भीड़ की तरह कंपटीशन नहीं, दिखावा। टफ क्वेश्चन कर लिए सिलेक्शन, घंटा कुछ नहीं होगा, मैं खुद कह रहा हूँ। टफ क्वेश्चन कितने से कितनी बुक लगा लो, 4 साल में सेलेक्ट हो जाओ, बहुत बड़ी बात मानूंगा मैं। टफ क्वेश्चंस के पीछे मत भागो, कंसेप्ट के पीछे भागो। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस टफ नहीं आते हैं नीट के पेपर में या मेंस के पेपर में। क्वेश्चन थ्योरेटिकल, कंसेप्ट बेस्ड इस तरीके से बन के आते हैं। बस टीचर ये चेक करना चाहता है कि आपने टॉपिक को कितना अच्छे से सुना। क्लियर है? चलिए आगे सुनो। तो अब भाई साइक्लिक चेन का समझ में आ गया होगा। तो साइक्लिक चेन में जो नंबर ऑफ एटम है वही उसके नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को डिनोट करता है। तो एक क्वेश्चन आया, सर अगर बाई चांस ऐसी 2-3 साइकिलें ज्वाइन है फिर क्या करेंगे हम? तो पॉलीसाइक्लिक का या डबल रिंग स्ट्रक्चर दिखाता हूं, नॉट पॉलीसाइक्लिक, डबल रिंग, ज्यादा से ज्यादा वो डबल रिंग तक ही जाता है, उससे आगे जाएगा भी नहीं।
उसे पता है ना, इतना ही पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो आगे सुनना, डबल रिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, उसमें बहुत एक छोटी सी बात, नंबर ऑफ एटम +1, तो 3 फॉर्मूले आ गए। ए साइक्लिक में नंबर ऑफ एटम -1, साइक्लिक में नंबर ऑफ एटम के बराबर, और डबल साइक्लिक में जिसमें 2 साइकिल मिल रही है, नंबर ऑफ एटम +1, नंबर ऑफ एटम +1। एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। C10H8 फॉर्मूला है, डबल साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ध्यान से सुनना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो कार्बन हो गए, और इसके टोटल 8 हाइड्रोजन हो गए। क्लियर है। तो अब इसमें काउंट करें नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। चेक करो, सिग्मा बॉन्ड देखो, पहले कार्बन में के बीच में नहीं, पहले हाइड्रोजन के बीच में काउंट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना, एक सिग्मा ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6th 7th एंड 8th, 8 तो ये हो गए सिग्मा। बाकी के सुनना, एक ये रहा, 9 10 11 12, ये बीच में 13 14, क्लियर है, 15 16 17 18 एंड 19 सिग्मा। कितने सिग्मा? 19। अब जरा नंबर ऑफ एटम्स काउंट करें। 19 सिग्मा तो आपने निकाल दी स्ट्रक्चर में काउंट करके, अब इतना टाइम नहीं होगा पेपर में ना, तो यही चीजें तो सीखने आप मेरी वीडियो देख रहे हो, नहीं तो देखोगे क्यों। क्लियर है। काउंट करो एटम्स, कुछ नहीं, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18 18 टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ऐसे लिख दिया, ऐसे मत करना। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने? 18। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं आपके? 19। तो 18 + 1 आ गया फॉर्मूला। क्लियर है। तो डबल साइक्लिक के केस में क्या होता है? क्या होता है? नंबर ऑफ एटम +1, नंबर ऑफ एटम +1। अब बात आई पाई बॉन्ड की, दिख गए होंगे, जहां पे भी डबल या ट्रिपल दिखे उस हिसाब से निकाल लेना। डबल में एक पाई बॉन्ड होता है, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, या कलर ही अलग कर दूं अच्छा लगेगा, कोई बात नहीं, देखो भाई कलर अलग करके, एक पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, तीसरा, 3, चौथा और पांचवा, 5 पाई बॉन्ड है और 19 सिग्मा बॉन्ड है। वो कैसे निकला? नंबर ऑफ एटम +1। सिंपल सी कंडीशन है और दिमाग मारने की जरूरत है ही नहीं। क्लियर है। उम्मीद कर रहा हूं समझ में जरूर आया होगा। क्लियर है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे हाउ टू कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। क्लियर है बच्चों? उम्मीद कर रहा हूं डेफिनेटली समझ में आया हो। क्लियर है? हाँ या ना? अब एक छोटा सा इंट्रो और सुन लो हाइब्रिडाइजेशन का। वैसे मैं इस टॉपिक को अगले लेक्चर में ही लूंगा, बस थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। अभी कंसेप्ट समझा देता हूं आपको क्या करना है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब बस इतना समझना, इट इज कॉल्ड, मेरी भाषा में या जनरली सिखाने के लिए मैं बोल देता हूं, चटनी खाते हैं आप घर पे, हाँ या ना? चटनी बनाने को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। आप कभी मम्मी के साथ बनाने की कोशिश करना, मैंने बहुत करी है इसलिए बता रहा हूँ आपको, एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत तो मैं शेयर कर रहा हूँ। क्लियर है। चटनी बनते टाइम 3-4 चीजें मुझे पता है जो गिनी चुनी, हमें तो खाने से मतलब है, बट बनाने के टाइम मैंने बस ऑब्जर्व किया था, देखा था क्या होता है उसमें। 3-4 चीजें होती है, धनिया होता है, मिर्च होती है, थोड़ा थोड़ा नमक होता है, मिर्च होती है वो लाल मिर्च, तो ये सारे क्या है इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। तो एक तरीके से उन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला के ही तो वो चटनी बनी है। क्लियर है। तो ध्यान से सुनना। तो आपको मैं 3-4 इंग्रेडिएंट दे रहा हूँ। एक आपको मैंने दिया धनिया, एक दिया मिर्च, हरी मिर्च, क्लियर है। उसके साथ मैंने दिया थोड़ा सा ½ कप ऑफ वाटर, और उसके साथ दिया मैंने आपको थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च। तो आपने क्या किया, इनको लिया मिक्सर में दिया, रखा और चला दिया, तो वो थोड़ी देर बाद ग्राइंड होके पूरी एक चटनी बन के आ जाएगी। अब आपने उसको एक बाउल में निकाल लिया। ध्यान से सुनना जरा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। अब जरा उस चटनी की एक थोड़ी सी टिप लेके टेस्ट करिएगा। उसमें आपको धनिए की, मिर्च का, नमक का, लाल मिर्च का, अगर खटाई या नींबू वगैरह डालते हैं, थोड़ा बहुत मेरे को भी पता है, तो उसका सबका टेस्ट जरूर होगा। तो डेफिनेटली जो चटनी का टेस्ट है वो केवल एक की वजह से तो नहीं आया, तो वो जो भी आपने सारी चीजें मिलाई हैं उस चटनी में उन हर इंग्रेडिएंट का टेस्ट है। तो यही समझाने जा रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में बच्चों चटनी बनाने को कहते हैं, बस यहाँ पे जो चटनी बनती है वो बनती है ऑर्बिटल्स की, जो आपके पास है s p n d ऑर्बिटल्स। तो इन ऑर्बिटल्स की चटनी बनाने को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं।
तो जब हम ऑर्बिटल्स मिलाते हैं तो नई ऑर्बिटल्स बन के आती है जिन्हें आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हो। जैसे हमने इंग्रेडिएंट्स मिलाए तो नई चीज डेवलप हो गया, आपके पास क्या चटनी जो आप टेस्ट करोगे उसमें उन सारी इंग्रेडिएंट्स के कैरेक्टर होंगे। इसी तरीके से जब हम ऑर्बिटल्स को मिलाते हैं और जो नई चीज बन के आती है जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं, उनमें हर ऑर्बिटल का स्वाद होता है, उनमें हर ऑर्बिटल का स्वाद होता है, आई मीन कैरेक्टर होता है। तो यही कंसेप्ट या यही बेसिस पे मैं आपको समझाऊंगा अगले सेशन में हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है, मजा आएगा। चटनी बना के आपको दिखाएंगे इसकी ऑर्बिटल्स की, दैट इज ओनली कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। इसके अलावा कहीं दिमाग मत मारना, बहुत प्यार से समझ में आएगा, मेरी गारंटी है। क्लियर है? बस जो बोल रहा हूं उसी को सुनो, एक्स्ट्रा अपना दिमाग मत चलाना। जिस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसी तरीके से सुनना, कोई इफ एंड बट मत लगाना। अगर लगाओगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, थोड़ा नहीं बहुत ही ज्यादा, क्योंकि क्वेश्चन में फिर दिक्कत आएगी। जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं उसी तरीके से एक सीरीज में समझते चलो, डेफिनेटली समझ में आएगा। तो इन शॉर्ट बस इतना ध्यान रखो, चटनी बनाना है, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? तो इस सेशन को बच्चों मैं यही एंड कर रहा हूं। अब हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक में अगले सेशन में ही स्टार्ट करूंगा, वहीं पे डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं यहां तक सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में डिफरेंस आपको क्लियर कट आ गया होगा। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग इसको नोट भी कर लेंगे और इसको रिवीजन भी कर लेंगे। क्लियर है? अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो बच्चों आप लोगों को तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को जरूर सब बच्चे सब्सक्राइब करेंगे। क्लियर है? और अगर आपका कोई फ्रेंड है जो भी पढ़ना चाहता है तो उसे मेरी वीडियो उसके लिंक जरूर शेयर करें। क्लियर है? तो अगले सेशन में बच्चों हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक के साथ मिलता हूं, तब तक ढंग से रिवीजन करो, ढंग से इसको पढ़ते रहो। क्लियर है बच्चों? तो अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।